आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। अब जिसका इंतज़ार था, आज निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। लोकसभा की वायनाड सीट सहित 50 सीटों के लिए, उसमें विधानसभा की सीटें हैं, उपचुनाव की घोषणा हो गई है। और लगे हाथ झारखंड असेंबली और महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव की घोषणा। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा की। वहाँ के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे की घोषणा होगी। झारखंड असेंबली में विधानसभा की 81 सीटें हैं। वन, खनिज का, संपदा का धनी झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल राज्य है। इसी के नाम पर झारखंड राज्य बना भी था अटल जी के सरकार में। और वहाँ 2 चरणों में 81 सीटों के लिए चुनाव होंगे, वो 13 नवंबर को और 20 नवंबर को, और नतीजे की घोषणा 23 नवंबर को। इस सभी, चाहे वो चुनाव हो, सबके नतीजे की घोषणा 23 नवंबर को। देखिए, अभी हाल में ही हरियाणा में बीजेपी को बड़ी शानदार सफलता मिली है, हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार जीत हुई है। अब ये सवाल उठता है कि क्या यही जीत झारखंड में रिपीट होगा, यही जीत क्या वहाँ महाराष्ट्र में भी बीजेपी जीतेगी? देखिए, हरियाणा के चुनाव का परिदृश्य कुछ और था, झारखंड का कुछ और महाराष्ट्र का चुनावी परिदृश्य कुछ और। झारखंड में अभी हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वहाँ महागठबंधन सत्ता में है, उसमें झामुमो, कांग्रेस और राजद। और वहाँ विपक्षी दल है, उसमें बीजेपी है, और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको आजसू कहते हैं, वो है। उसमें अब 2 और नई पार्टी जुटने जा रही है इस चुनाव में। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू जो 2 सीट के लिए लड़ेगा, और रामविलास पार्टी जो चिराग की पार्टी है, वो 1 सीट के लिए लड़ेगा। तो एनडीए वहाँ, और शेष सीट के लिए 10 सीट के लिए वहाँ आजसू लड़ने की बात। ये सीटों का जो बंटवारा मोटा मोटी हुआ है, वो तय हुआ है। और उस चुनावी जंग में इस बार स्वाभाविक है, वहाँ सीधा मुकाबला है। सत्तारूढ़ महागठबंधन, जिसको इंडिया अलायंस करेंगे, इंडिया अलायंस, और दूसरा इधर है एनडीए। याद होगा 2019 के चुनाव में वहाँ रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते हार गए। जब से झारखंड राज्य बना, 26% आदिवासी की आबादी है वहाँ। तो वहाँ 6 मुख्यमंत्री हुए, उसमें 5 तो आदिवासी ही हुए, और 1 सिर्फ गैर आदिवासी हुए, रघुवर दास, जो पिछले चुनाव में सीएम रहते थे। हालांकि सीएम रहते चुनाव हारने वालों की श्रृंखला में अकेला नाम रघुवर दास का नहीं है। उसके पहले शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार गए थे सीएम रहते। खैर, अभी 4 पूर्व सीएम बीजेपी के साथ हैं, और आदिवासी वहाँ से कट गई भाजपा, एक तरह से कहिए, खासकर जो पिछला चुनाव हुआ ना 2019 में, उसके कारण। तो आदिवासी वोट को सहेजना, संवारना, यही उसके रिवाइवल का आधार बनेगा। वहाँ 26 सीटें हैं असेंबली की, जो रिजर्व सीटें हैं। अब इस चुनाव में बाबूलाल मरांडी, जो वहाँ के फर्स्ट सीएम हैं, वो साथ में हैं। अभी चंपई सोरेन, जो अभी हाल तक सीएम थे, जब हेमंत सोरेन को जेल जाने की नौबत आ गई थी, अब वो भाजपा छोड़ दिए हैं। वो कोल्हान एरिया में, वहाँ के कोल्हान टाइगर कहलाते हैं। तो एक आदिवासी चेहरा की भी तलाश थी, वहाँ बीजेपी अच्छा नहीं कर पा रही थी। तो कोल्हान का क्षेत्र हो या संथाल परगना का क्षेत्र हो, तो इन क्षेत्रों में बीजेपी को इस बार के चुनाव में कुछ अच्छा करने की उम्मीद बनती है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को जो चुनाव होते हैं, वो नतीजा क्या आता है। उसी तरह महाराष्ट्र में 288 सदस्यों की विधानसभा, ये मौजूदा विधानसभा में 3 सरकार आ गई। 2 बार तो बड़ी बगावत हुई, एक बार शिवसेना में, एक बार एनसीपी। आई बगावती लोगों की सरकार अभी चल रही है, एक तरह से आप कहिए, चाहे वो शिवसेना से टूटे लोग बगावत करने वाले, चाहे एनसीपी से। अब शरद पवार जी के भतीजे हैं अजित पवार, अभी डिप्टी सीएम हैं। और बाल ठाकरे साहब से जो विद्रोही करके बने थे ना, वो सीएम हैं एकनाथ शिंदे। और जो पूर्व सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, अभी डिप्टी सीएम हैं। तो इस बार वहाँ फिर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। अब वो बीजेपी को सत्ता में लौटने के लिए बेताब है। पूरे देश भर में कमर्शियल राजधानी जैसे बम्बई को कहते हैं, महाराष्ट्र का तो एक अलग नहीं प्रदेश में विकसित राज्यों में शुमार है। अब वहाँ सत्ता में आना एक बड़ी बात होती है।
तो इन 2 राज्यों के चुनाव के साथ वो बिहार की चर्चा करना ही मैं पीछे छूट गया। यहाँ भी 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। जो पार्लियामेंट के मेंबर 4 विधायक बन गए, उनकी जगह 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। उसमें इमामगंज के लिए, रामगढ़ के लिए, बेलागंज के लिए और तरारी के लिए। और प्रशांत किशोर इन चारों सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए कल ही, आज घोषणा हुई है, कल उम्मीदवार की घोषणा करने जा रहे हैं। और भी जो 4 सीट है उसके लिए, चाहे वो राजद हो तो वहाँ तो सुरेंद्र यादव का पुत्र या भाई लड़े, वहाँ इमामगंज में वहाँ मांझी जी का बेटा लड़े या पुत्र बहू लड़े। उसी तरह से रामगढ़ में जगदानंद सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजद के, सुधाकर सिंह उनके लड़के हैं, जो एमपी हो गए, उनकी जगह भाई लड़ेगा, माने जगदानंद सिंह का सुपुत्र लड़ेगा, सुधाकर सिंह का भाई लड़ेगा। तो कुल मिला कर पूरा परिवारवाद वाली बात है। 4 जगह ये बेटों का ही राजनीति चमकने वाली है। आप सच पूछो, वो सुनील पांडे का भी सुपुत्र लड़ेगा तरारी से, भले वो माले की सीट। तभी 4 बेटों का भी राजनीतिक परीक्षा का भी ये उपचुनाव होने जा रहा है। और प्रशांत किशोर के लिए तो ये लिटमस टेस्ट होगा। इसलिए खुद प्रशांत किशोर ने माना है कि इसे चुनौती मानी है और कहा है कि भाई हम 2025 का यदि फतह करना है चुनाव, तो 2024 का चुनाव हमें जीतना चुनौती है। अभी चुनौती मानी है, सब सीट पर जीत का दावा किया है। हालांकि अलग अलग दावे हैं, जो लोग सीटिंग है वो तो कहते ही हैं कि भाई ये सीट हमारी है, हम जीतेंगे। तो अब आज चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ सरगर्मी परवान चढ़ गई है। कल जन स्वराज पार्टी अपने कैंडिडेट की घोषणा करेगी और अब 1-2 दिन के अंदर ही सभी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा करेंगे लोग। और इसी सप्ताह तो चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, इसलिए नवंबर में ही 13 नवंबर को और 20 नवंबर को पूरा चुनाव उपचुनाव होगा। तो ये संक्षिप्त चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ सरगर्मी परवान चढ़ गई है। और अब इसके लग के फिर चुनाव अभियान का श्री गणेश होगा और फिर एक दूसरे पर वार पलटवार सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। अभी चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ जो एक अद्यतन स्थिति है, मैंने आपसे अपडेट किया है। आप द न्यूज़ वर्स को देखते रहिए, अपना कमेंट कीजिए और इस चुनाव में क्या नतीजा, आप क्या महसूस करते हैं इस चुनाव में। फिर वही मैं सवाल करता हूँ कि क्या प्रशांत किशोर के दावे में दम है, कुछ दिखेगा? अपना कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद।